हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बी स्टडी। आई होप आपने हमारी पिछली वीडियो जरूर देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार चैनल पे विजिट जरूर कर लीजिए। अगर आप बीए में हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। ऑलरेडी इस पर बीए से रिलेटेड 1400 वीडियोस अपलोडेड है। तो अगर आपने नहीं देखा जाकर के देखो, प्लेलिस्ट आपके लिए बेटर होगा। आप प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग जाओगे, आप जिस भी ईयर के हो, जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लेलिस्ट छोड़ो और उसको आप सीरियल वाइज पूरा देख सकते हो कि कौन कौन से चैप्टर के बाद क्या आएगा। एंड ऑलरेडी हमने ये जो हम आपको आज वीडियो बताने वाले हैं, ये आपका बीए सेकंड ईयर के एजुकेशन पर, शिक्षा शास्त्र पर ये वीडियो है। ऑलरेडी इसके 2 चैप्टर्स हमने कवर कर लिया। आज की हमारी वीडियो है तीसरे चैप्टर पर एंड इसके सिलेबस को भी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाकर के देख लीजिए। और स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा चैप्टर। तीसरे चैप्टर का हमारा नाम है बीए सेकंड ईयर के शिक्षा शास्त्र का पेपर 1 का ये है। इसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान, स्वरूप, विस्तार और उद्देश्य। इससे पहले हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने शिक्षा और मनोविज्ञान को पढ़ा हुआ था। सेकंड चैप्टर जो हमने पढ़ा उसमें हमने मनोविज्ञान का स्वरूप, विस्तार और उद्देश्य पढ़ा। अब तीसरे चैप्टर में पढ़ने वाले शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, शिक्षा मनोविज्ञान का अगर सीधा सा अर्थ आप समझना चाहोगे तो शिक्षा में मनोविज्ञान का उपयोग करके शिक्षा को इफेक्टिव बनाना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। क्या समझ पाए कि शिक्षा में मनोविज्ञान का यूज करके शिक्षा को इफेक्टिव तरीके से प्रोड्यूस करना, समझाना, बताना, शिक्षा को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना मनोविज्ञान के माध्यम से कहलाता है शिक्षा मनोविज्ञान। अब शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत की बात किया जाए तो इसका प्रारंभ होता है 1880 ईस्वी से ही इसकी शुरुआत हो जाती है शिक्षा मनोविज्ञान की। आगे चल करके पेस्टोलॉजी इसके प्रथम जो है शुरुआत के माने जाते हैं कि पेस्टोलॉजी ने इसके बारे में शुरू किया था, या मनोविज्ञान के बारे में लोगों को बताना या शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा में प्रयोग होना चाहिए उसके बारे में इन्होंने बात किया। इनसे पहले, पेस्टोलॉजी से पहले क्विंटिलियन और थॉमस फुलर ने बालकों के सक्रियता पर, बालकों के व्यवहार पर, उससे रिलेटेड इन्होंने शिक्षा का एक अपना रोल दिया हुआ था। किसने? क्विंटिलियन और थॉमस फुलर ने। एंड आगे चल करके हम आधुनिक समय में बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की जो बात किया जाता है, तो आधुनिक समय में शिक्षा मनोविज्ञान में काम कर रहे हैं फ्रॉबेल और मॉन्टेसरी। इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि शिक्षा को मनोवैज्ञानिक तरीके से किस तरह से लाया जाए जिससे कि हम शिक्षा को उतना बेटर तरीके से लोगों तक पहुंचा सकें जो उनके आईक्यू लेवल से मैच कर सके, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उससे मैच कर सके, उनको इस तरह से समझाया जा सके कि वो बोरियत ना महसूस करें। तो ये चीज होगी मॉन्टेसरी। इसकी वास्तविक उत्पत्ति की जो बात किया जाए ना, कि अगर शिक्षा शास्त्र की वास्तविक उत्पत्ति कब हुई, किस सदी में हुई, तो वो हुई थी 20वीं सदी में। और इसको करने वाले थे कौन कौन? थार्नडाइक, चार्ल्स टर्नर और बागलेन का महत्वपूर्ण योगदान रहा शिक्षा मनोविज्ञान को एक सब्जेक्ट के रूप में, एक स्ट्रीम के रूप में एस्टेब्लिश करने का, कि शिक्षा मनोविज्ञान ये है, ऐसा है और इसका ये उद्देश्य है, ये अपना स्वरूप है। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अगर हम बेसिकली बात करें कि शिक्षा मनोविज्ञान के किस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान आगे बढ़ा, तो जिस तरह से इन्होंने सपोर्ट किया कि शिक्षा मनोविज्ञान इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, शिक्षा किस तरह से देना चाहिए, शिक्षा देने के पीछे कौन कौन से रीजंस होने चाहिए, कैसे शिक्षा देनी चाहिए, एक टीचर को अपने स्टूडेंट से किस तरह से बात होना चाहिए, स्टूडेंट को किस तरह से समझाए, एक अलग लेवल का अगर स्टूडेंट है जो थोड़ा सा वीक है उसको किस तरह से समझाया जाए, एक जो स्टूडेंट तेज है जिसके आईक्यू लेवल काफी अच्छी है, जो स्टडी में काफी अच्छा है, उसको किस तरह से समझाया जाए। मतलब हर एक सिचुएशन में, सिचुएशन के अकॉर्डिंग शिक्षक और शिक्षार्थी को जो समझ में आ सके, उनकी मानसिक स्थिति को नापते तोलते उसको उस तरह से शिक्षा देना, ये कहलाता है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। कि शिक्षा का में मनोविज्ञान इस तरह से यूज किया जाए कि हर व्यक्ति को उसके अकॉर्डिंग शिक्षा मिल सके। और यहीं से व्यक्तिगत शिक्षा के बारे में भी विचार आया कि हाँ, हर किसी का एक लेवल का चीज नहीं होता, हर किसी का माइंड एक लेवल का नहीं, उसकी आईक्यू एक लेवल नहीं है, उसका इंटरेस्ट एक लेवल नहीं है, सबका अपना एक यूनिक है। तो सबको कुछ इस तरह से सब्जेक्ट दिया जाए या सबको इस तरह से समझाया जाए जिससे उनकी लाइफ में वो उस फील्ड में ग्रोथ कर सकें। इस तरह से शिक्षा में एक ब्रॉड एस्पेक्ट शिक्षा के लिए भी जुड़ गया जब मनोविज्ञान सामने आया। क्योंकि इसमें जो आप अगर बीएड की बात कर लो, जो लोग बीएड करते हैं उसमें क्या सिखाया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान ये सिखाया जाता है कि आप एक टीचर बनने जा रहे हो। अब टीचर की क्या एलिजिबिलिटी है? क्या कोई भी ऐसे ही टीचर बन गया अगर उसको कुछ चीजें आ रही है पढ़ने के लिए तो टीचर बन जाएगा? नो। टीचर की बातें, टीचर का इंपैक्ट, टीचर को समझना कि बच्चा किस तरह से है, बच्चे को कैसे समझाना चाहिए, किस लेवल पर कैसे समझाना चाहिए, कितने साल का है तो उसको किस तरह से समझाना चाहिए, वो किस लेवल का, किस स्टडी में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, किस स्टैंडर्ड में जा रहा है, उसको किस तरह से समझाना है। ये पूरा जो अध्ययन करके, ये पूरा समझ बूझ, ये जो थिंकिंग प्रोसेस लाई जाती है वो पूरा का पूरा मनोविज्ञान है। बीएड में उठा करके देख सकते हो आप। तो मनोविज्ञान को समझना शिक्षा में कितना इंपॉर्टेंट है, शिक्षा किस तरह से दी जानी चाहिए, इसमें मनोविज्ञान का क्या अध्ययन है, ये सब चीजें शिक्षा मनोविज्ञान को एक नया रूप देती हैं और एक नया विचार लेकर के आती हैं।
तो शिक्षा मनोविज्ञान का ये स्वरूप है। शिक्षा मनोविज्ञान के अगर हम विस्तार के बारे में बात करें तो इसका अपने आप में बहुत ब्रॉड विस्तार है। अगर आप बात करोगे शिक्षा मनोविज्ञान के विस्तार की, तो शिक्षा मनोविज्ञान शुरू से ही आप एक छोटा सा बच्चा होता है, अब उसको शिक्षा देनी है। आप चाहे घर में माँ बाप एजुकेशन दे रहे हो, थोड़ा सा बड़ा होने पर वो एकेडमिक में जा रहा है, थोड़ा सा और बड़ा होने पर वो जूनियर में जा रहा है, हाई स्कूल में जा रहा है, इंटर में जा रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, तो हर लेवल पर क्या हो रहा है, इसका विस्तार है। हर समय पर या ग्रेजुएशन के बाद उसने स्टडी, जो एक सो कॉल्ड स्टडी होती है ना कि हमारा ये फॉर्मल एजुकेशन है, उसको छोड़ करके वो आगे अपनी लाइफ में बढ़ रहा है, हर सिचुएशन पर कुछ ना कुछ सीख रहा है, तो उसमें भी एक मानसिकता काम करती है, एक मनोवैज्ञानिकता काम करती है। स्किल्स आपके अंदर डेवलप करने हो या फिर आपको किसी स्ट्रीम को समझना हो, बिजनेस को समझना हो, ये भी एक एजुकेशन का ही तो पार्ट है। एजुकेशन मतलब क्या, हम समझते हैं एजुकेशन के छोटे स्ट्रीम को समझ लेते हैं कि जब तक हम कॉलेज में है, स्कूल में है, वो एजुकेशन है, हम वहां से निकल गए, एजुकेशन खत्म। नो, एजुकेशन आपकी पूरी जीवन तक चलने वाली आजीवन प्रक्रिया, इसको विद्वानों ने कहा है कि एजुकेशन जो है एक आजीवन प्रक्रिया है। तो अब जो एजुकेशन आजीवन प्रक्रिया है, तो एजुकेशन अगर मनोविज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है तो वो भी क्या होगी, एक आजीवन प्रक्रिया है। अपने मनोविज्ञान भी, हमने इससे पहले चैप्टर में आपको मनोविज्ञान के स्वरूप और मनोविज्ञान के बारे में बताया, वो भी क्या है, एक आजीवन प्रक्रिया। व्यक्ति गर्भ में जा रहा है तब से लेकर के वो मौत हो जा रही है उसकी, जला दिया जाता है, कब्र में डाल दिया जाता है, कुछ भी हो रहा है, उस लेवल तक पूरा जो प्रोसेस है, पूरा जो व्यवहार है, वो मनोविज्ञान है। और शिक्षा भी सेम उसी तरह से काम करता है कि आप जीवन में पैदा हो रहे हो और वहां से आप धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करते हो। एक छोटा सा बच्चा अगर पैदा हो रहा है, उसके अगले दिन से कुछ ना कुछ वो सीखना स्टार्ट कर देता है, गूंगा करना, फिर आगे धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है और पूरे जीवन वो सीखता ही रहता है। चाहे अपने एक्सपीरियंस से सीखे, लोगों से सीखे, आसपास के व्यवहार से सीखे, स्टूडेंट से है तो किताब से सीखे, मतलब जहां से भी वो सीख सकता है। तो इस तरह से उसका जो ब्रॉड, अगर आप क्षेत्र की बात करोगे तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत ज्यादा विस्तृत है, जिसमें आपके लाइफ का हर एक पहलू आ जाता है। अब आओ बात करते हैं इसके उद्देश्यों के बारे में कि शिक्षा मनोविज्ञान का आखिर उद्देश्य क्या है। तो इसमें हम बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य, चाहे ऐसे सिद्धांतों और तथ्यों की खोज करता है जो शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यक्तित्व का विकास करें। दूसरी चीज कि यह शिक्षक को शिक्षण कार्य में सहायता प्रदान करता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है, ये शिक्षक को शिक्षण कार्यों में सहायता प्रदान करता है कि उसको किस तरह से शिक्षा देनी चाहिए, कैसे बच्चे को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, पूरा एक शेड्यूल होता है। तीसरी चीज कि यह शिक्षा के सांस्कृतिक तथा व्यवहारिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है कि शिक्षा को सांस्कृतिक और व्यवहारिक किस तरह से बनाया जाए, इस उद्देश्य की भी ये क्या करता है, पूर्ति करता है। यह जो विशिष्ट उद्देश्य के बारे में बात किया जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान बालक के विकास के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण प्रदान करता है। कौन सा वातावरण उसके लिए उपयुक्त है, कौन सा वातावरण उसके लिए अच्छा है, किस तरह से कौन से स्ट्रीम में उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। अगले उद्देश्य की बात किया जाए तो यह बालकों की वृद्धि और विकास के लिए विश्वास को दृढ़ करता है कि बालक अपनी वृद्धि कर सकता है, उसका विकास हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने उसकी मानसिकता को समझ रखा है कि वो किस तरह से काम करने वाला है, उसकी मानसिकता क्या होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन दी जा रही है। अगला टॉपिक है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी समस्याओं को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सुलझाता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है, अगर शिक्षा में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको क्या कर रहा है, ये भी उसके क्या है, विशेषता है कि वो शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षा से में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको मनोवैज्ञानिक ढंग से सुलझाता है। अगली विशेषता इसकी है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को शिक्षा की प्रक्रिया के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि शिक्षक को किस तरह से शिक्षा देनी चाहिए, किस स्टूडेंट को किस तरह से शिक्षा देनी चाहिए, उसके लिए एक प्रक्रिया है, पूरी तरह से एक अंतर्दृष्टि देता है कि आपको पता चल सके कि कैसा एजुकेशन आपको देना है। अगला इसका उद्देश्य है कि व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को उचित मार्गदर्शन करता है, क्योंकि हर बच्चा सेम नहीं है, हर किसी के IQ लेवल सेम नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे को किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से जीना चाहिए, मतलब कौन सा स्ट्रीम होना चाहिए, बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर। एक व्यक्ति की अलग सोच है, अलग टाइप का है, उसका माइंडसेट अलग है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग जो उसके लिए बेटर हो वो शिक्षा दिया जा सके, इसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला बात करें अगले उद्देश्य की, तो यह शिक्षकों को ऐसी पद्धति और प्रविधियों से परिचित कराता है जिससे वे अपने तथा दूसरे के व्यवहार का विश्लेषण कर सके। ऐसी पद्धतियां आप जब पढ़ोगे, मनोविज्ञान समझोगे, तो उसमें आपको ऐसी पद्धतियां मिलेगी जहां से आप अपने और दूसरे के व्यवहार के बारे में भी समझ सकते हो। शिक्षक, शिक्षार्थी, छात्र, अभिभावकों और एवं शोधकर्ता की दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व और उपयोगिता बहुत ज्यादा है, इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इतनी सारे उद्देश्य हैं शिक्षा मनोविज्ञान के। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे उद्देश्य इसके आ रहे हैं। इसके अलग भी और भी सारे उद्देश्य हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा का यूज क्यों किया जा रहा है, शिक्षा में मनोविज्ञान का यूज क्यों किया जा रहा है, इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिससे कि हम अपने समाज को एक विस्तृत रूप दे सकें, एक समाज को एक ब्रॉड एस्पेक्ट दे सकें, जहां से जिंदगी के कई सारे टर्न आपको देखने को मिल सके कि आप कुछ अलग भी सोच सकते हो।
जैसे कि पहले एक शिक्षा दिया जा रहा है, अब सभी को वही शिक्षा लेना है, उसके अकॉर्डिंग ही चलना है और कुछ नहीं किया जा सकता, और कुछ सोचने की समझने की क्षमता नहीं हो तो फिर बच्चा क्या होगा, एक रूड वर्डा में चला जाएगा, वो अपने अकॉर्डिंग नहीं कर पाएगा, वो कुछ चीज़ें ऐसा नहीं डेवलप कर पाएगा जो उसके लाइफ के लिए अच्छी हो, उसके समाज के लिए अच्छी हो। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हमने इस चैप्टर में देखा कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, उसका स्वरूप कैसा है, इसके उद्देश्य कैसे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो, पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल इफ यू आर इन बीए, तो एक बार जाकर के विजिट जरूर कर लेना। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।